दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जानन टाइम्स न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे फिर वही निवेदन दोहरा दूं, प्रार्थना कर लूं, विनती कर लूं, अपील कर लूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाया करे। और लाइक करें हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर ये बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। बात शुरू करते हैं बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की। मायावती का 15 जनवरी को जन्म दिवस होता है और जैसा कि आजकल नेताओं में रिवाज चल पड़ा है, वो सारे हर नेता अपने जीवन काल में ही अपना जन्मदिन मनवाना शुरू कर देता है। तो मायावती भी उससे पीछे नहीं है। उन तौर तरीक़ों से भले ही ये जो चौंचले हैं वो कुलीनों की और सुविधा परस्त पार्टियों की जो है वो ये चौंचले हैं, लेकिन मायावती अपनी पार्टी को दलितों और वंचितों को की पार्टी भले ही कहती हूँ, लेकिन वो किसी भी चौंचले और वो जो अभिजात वर्ग की चौंचले और आडंबर हैं उनसे वो जो है दूर नहीं। वो भी उन चौंचलेबाजी में, उस तंकीकी में बड़ा विश्वास करती हैं और स्वयं को ही उन्होंने जो है एक मसीहा के रूप में खुद ही स्थापित करने में वो जो है पीछे नहीं रहती, क्योंकि उनके अंदर शील की तो बहुत बड़ी कमी है जिसको शुरू से देखा जा रहा है। बहरहाल आज मायावती ने इस अवसर पर पत्रकार वार्ता की और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके लोगों की बड़ी जिज्ञासा थी। दूसरी राजनीतिक दलों के लोग भी टकटकी लगाए हुए बैठे थे कि कांग्रेस जो कोशिश कर रही है उनको इंडिया गठबंधन में लाने का, वो उसके बारे में क्या घोषणा करती हैं, उनका रिस्पांस क्या होता है, वो इस इंडिया गठबंधन में शामिल होने को तैयार हो जाती है या नहीं हो जाती। मायावती के बारे में अंत तक जैसे मोदी जी के बारे में अनिश्चितता बनी रहती। अब मोदी जी की तो खैर उन्हें अभी दूसरी पार्टियों की बेसारी की ज़रूरत ही नहीं है, उनकी अपनी पार्टी के बारे में ही वो क्या डिसीजन लेंगे इसको लेकर एक रहस्य बना रहता है। अनिश्चितता तो उसे कम कहा जाए, उनको तो एक रहस्य कहा जाए कि वो आखिरी तक रहस्य बनाए रखते हैं और ऐसा एक फैसला घोषित कर देते हैं जो लोगों के अनुमानों से परे हो। खैर ये तो मोदी जी की अदा है, मोदी जी की शैली है। मायावती जी की वैसी तो शैली नहीं है, लेकिन मायावती का रुख बड़ा अनिश्चितता का रहता है। कोई उनके बारे में कोई तार्किक तरीके से कोई नहीं सोच सकता, कोई वो सैद्धांतिक भी नहीं है। वो तो जो है सिद्धांतों की तो हत्या जितनी उन्होंने की है उतनी कोई दूसरी पार्टी का नेता, कोई और नेता कर नहीं सका। तो चाहे भले ही वो बहुजन के उनके मिशन के सिद्धांत क्यों ना हो, उनके साथ में भी उन्होंने उनसे भी जो है उनको भी कुचलने का काम किया बड़े साहस के साथ में, और इसके बावजूद भी अपने वर्ग में उनकी स्वीकार्यता बनी हुई है। ये एक बड़ी बात है, वरना इतना अविश्वसनीय नेता वो तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है कि वो स्वीकार्यता अपनी बनाए रख सके। और जो इस ढंग का चलता हो, जो पढ़ाया गया आज तक मिशन की कक्षाओं में बसपा के कैडर को, उससे कई बार उन्होंने एकदम उल्टे फैसले लिए, मिशन को शीर्षासन करा दिया, फिर भी बसपा नेताओं को वो स्वीकार हुई हैं। और जैसे अभी उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश में हुआ है 2022 में, उसकी शुरुआत उन्होंने जो है वो अयोध्या से करा दी, जय श्री राम के नारे के साथ में अपनी पार्टी के चुनाव अभियान की। जबकि उनकी पार्टी का तो ये उनकी पार्टी तो हमेशा अपने लोगों को ये समझाती रही कि जो हिंदू मिथक है, ये हिंदू मिथक उनके शोषण के लिए है, उनका शोषण करने के लिए, उनका उत्पीड़न करने के लिए ये मिथक इस्तेमाल करते हैं। उनमें वो भावना परिलक्षित होती है। तो हिंदू के जो देवी देवता हैं उनसे शेड्यूल कास्ट के लोगों को दूर रहने की वो नसीहत देती रही हैं, लेकिन अब खुद ही वो भक्त की श्रेणी में उन्होंने अपनी पार्टी को ला के खड़ा कर दिया।
ऐसे ही उनको जब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो पूर्ण बहुमत की सरकार में उनकी कोई गरज नहीं थी कि वो जो है पता चला कि जो जो लोग उनके वर्ग शत्रु की श्रेणी में आते थे एक समय में उनके हितों का काम करें, उनकी परवाह करते हुए काम करें, लेकिन उन्होंने सारे के सारे काम वही किए। बात ये थी कि उनके समय पे बात तो ये कहती रही थी कि हम जो अतिरिक्त ज़मीन है, जिनके पास में बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ज़मीनों पर जिनकी इजारेदारी है, उनसे ज़मीन लेके यानी सीलिंग एक्ट को और खड़ा करके और वो भूमिहीन दलितों में बांटेंगे। लेकिन उन्होंने तो उनको जमींदारों को अभयदान देने का काम किया और तरीके से उन्होंने वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो लड़ाई है वो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की धार को भी उन्होंने कुंद कर डाला। और यहाँ तक हुआ कि वो बहुजन का परचम लेकर आगे बढ़ी थी, जिसमें वो वर्ण व्यवस्था से पीड़ित जितने वर्ग थे वो, जिसमें खास तौर से दलित और पिछड़े दोनों आते हैं, उनको साथ में लेके वो उनकी पार्टी का कार्यभार आगे बढ़ा था। लेकिन जब वो पता चला कि वो पर्याप्त उन्होंने शक्ति अर्जित कर ली तो सबसे पहले उन्होंने पिछड़ों के साथ ही विश्वासघात किया। जो सवर्ण उम्मीदवार उन्होंने सवर्णों के लिए अपनी पार्टी के जो रास्ते खोले वो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों की कीमत पे, पिछड़े वर्ग के जहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते थे वहाँ पे भी उन्होंने सवर्ण को उम्मीदवार बना दिया। और वो भी सवर्ण में भी उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि वो अम्बेडकरवाद को समझते हों, अम्बेडकरवाद के बारे में उनके मन में जो विचार हैं वो प्रभावित हों अम्बेडकरवाद से। उन सवर्णों की भी परवाह नहीं की, बल्कि जो कट्टर जातवादी थे बस उनकी पैसे की मांग, जो वो टिकट की जो बोली लगवाती थी उसकी वो अगर पूर्ति कर पाए तो वो कितना भी कट्टरवादी हो, कितना भी मनुवादी हो, वो जो है वो पता चला कि उनकी पार्टी का उम्मीदवार बन के और जीता। और उसके जीतने के बाद में उनकी पार्टी में रहने के बाद में भी उसने अपने विचार, अपने तौर तरीके नहीं बदले, वो उसी तरीके से होता रहा। उनके वैचारिक ढुलमुलपन की वजह से हुआ ये कि उनकी पार्टी के जो दलित कोऑर्डिनेटर थे उनके यहाँ पे भी बेसारे कर्मकांड, बे अंधविश्वास के काम होने लगे, बे आडंबर के काम होने लगे, जिनसे दलित समाज को मुक्त कराने का बीड़ा बहुजन समाज पार्टी ने उठाया था। वो सब काम उनके यहाँ पे भी होने लगे, उनके भी करने लगे। वो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी बन गए, वो भी यजमान बन गए। वो उन कथाओं की जिनमें पता चल जिनकी मूल भावना उन्हीं के विरुद्ध, उन्हीं को अपमानित करने वाली, उन्हीं को हे दृष्टिकोण से दिखाने वाली है, वो उन्होंने उनको भी महिमा मंडित करना शुरू कर दिया। उन कथाओं को, उन्हीं कथाओं को वही जाप उनके यहाँ होने लगे। मैं बहुत सारे जो उनके पूर्व कोऑर्डिनेटर हैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। उनके यहाँ कितना पूजा पाठ आज की तारीख में होता है, जिसको धर्म घोषित किया गया, जिन मानवता में विभेद पैदा करने वाली जिन क्रियाओं को, जिन कर्मकांडों को एक धर्म का आवरण पहना दिया गया, जबकि वो वास्तव में धर्म नहीं थे। तो धम्म की तरफ जाने की बजाय उसी गर्त में समा जाने के लिए उन्होंने अपने समाज को विवश किया। उनके वैचारिक ढुलमुलपन का नतीजा ये है कि बहुजन समाज पार्टी की रूप में मौलिकता ही समाप्त हो गई। वो एक अलग पार्टी क्यों, उसका क्या औचित्य है? वो औचित्य आज अपने को साबित नहीं कर सकती। उसको अलग पार्टी के रूप में वो क्यों बनी हुई है, एक स्वतंत्र पार्टी क्यों है, इसका औचित्य सिद्ध करने के लिए उसके पास कोई कारण नहीं। क्योंकि जैसी दूसरी यथास्थितिवादी पार्टी है, व्यवहार में वही यथास्थितिवादी चरित्र उसने भी अपना लिया, उसने भी ओढ़ लिया है। तो क्या फ़र्क रहा फिर? आपकी ज़रूरत क्या? फिर लोग जो उस मिजाज की जो मूल पार्टियां हैं, मूल यथास्थितिवादी पार्टियां, उन्हीं को क्यों ना अपनाए? फिर आपको क्या अपनाए? तो खैर, ये मायावती की फितरत है, ये मायावती की सिफत है। तो मायावती ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो बड़ी लालायत थी और बड़ा विश्वास था। अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि चलिए ठीक है, आपको गठबंधन करना है, आप उनको बहन जी को भी लाइए और साथ में बुआ जी को भी लाइए और साथ में शामिल कर लीजिए।
लेकिन हम तो भोगते बैठे ही बुआ जी को। बुआ जी की गारंटी कौन लेगा? कल हमारे गठबंधन की ताकत से वो जीत जाए, उनके उम्मीदवार ज़्यादा, तो हो सकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन दे दे। लेकिन और फिर उनसे समझौता क्यों किया जाए जिनके पास में शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिन्होंने दूसरों को अपमानित करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ रखा है। जो पार्टी उनके साथ में गठबंधन करे उसके नेता उनके द्वारा किए जाने वाले उनके अपमान को झेले, तो जिसमें आत्मसम्मान नहीं होगा वही पार्टी कर सकती थी। और कांग्रेस पार्टी पता नहीं किस गुलाबी में ऐसा करने जा रही थी, उसको उस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ता था। कांग्रेस पार्टी भी उनको पर्याप्त बरत चुकी है। सोनिया जी उनके घर जाके देख चुकी मायावती की, वो लेकिन वो मुरब्बत कहाँ करती हैं। वो तो सोचती कि मुझसे सबकी गर्ज है, मुझसे सबके स्वार्थ पूरे होने, मेरे बिना तो कोई पार्टी चल नहीं सकती। सोनिया गांधी मेरे यहाँ आई, इसके लिए उनके मन में सोनिया गांधी के प्रति कोई आभार नहीं है। वो सोनिया गांधी की गर्ज है, वो तो सोनिया गांधी को छोटा समझने लगी। सोनिया गांधी नहीं जाती तो सोनिया गांधी की वो इज्जत को समझती भी, वो तो सोनिया गांधी को छोटी समझने लगी। तो उनके अंदर है ही नहीं है ये मानवीय भावनाएं, उनके अंदर है ही नहीं जरा भी कोई उनके अंदर उदारता बड़प्पन जैसे गुणों का एक नितांत अभाव है। फिर भी कांग्रेस पार्टी लालायित हो रही थी, फिर भी कांग्रेस पार्टी उनकी तरफ इतना ज़्यादा उत्सुक थी उनसे गठबंधन करने का। और अखिलेश यादव के चेतावनी के बावजूद भी, और अखिलेश यादव फिर भी छूट दे रहे थे अपनी तमाम पिछले गिले शिकवे भूल के। और वो अखिलेश यादव इस बार ईमानदारी की भावना दिखा रहे। राज्यों के विधानसभा के चुनाव में तो उनकी जुबान कुछ बहक रही थी, लेकिन इस बार वो कह रहे कि वो कोई भी त्याग करने के लिए तैयार है, बशर्ते भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सके, सब लोग अगर मिलकर इस दिशा में प्रयास कर सके। तो आज मायावती ने सारी कांग्रेस की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। कांग्रेस को भी डूब मरने की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने घोषणा कर दी कि मैं लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन करने नहीं जा रही। नंबर पहली बात तो घोषणा, क्या आखिर अचानक ही उन्होंने ये फैसला किसके कहने से लिया? फिर उन्होंने थोड़ा उजागर किया पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अखिलेश के लिए तो उन्होंने कुछ कटाक्ष किए, अखिलेश पर तो टिप्पणी की, कांग्रेस पर नहीं की। चलिए ठीक बात है, कांग्रेस उनसे ज़्यादा उनको जिसको कहते हैं हिड़ना है, कांग्रेस उनके लिए ज़्यादा हिड़ रही थी, तो कांग्रेस पर इतनी मेहरबानी कर कि कांग्रेस के बारे में कोई सीधी जो है वैसी टिप्पणी तो नहीं की है, बड़ी कटु टिप्पणी जो पहले कहती रही, बस वही जो है वही उन्होंने सब कुछ कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि अब की बार चुनाव के बाद जो भी सरकार बनेगी उसमें उनकी पार्टी भागीदारी होगी, क्योंकि उनकी पार्टी दलितों के पिछड़ों के हितों की रक्षा करना चाहती है। और जब सरकार में भागीदार बनेगी तो फिर ये काम कर लेगी। तो क्या उनकी कोई भारतीय जनता पार्टी से जब गठबंधन की बातचीत चल रही थी, इसी बीच में कोई दुर्लभ संधि हो गई है क्या? उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या अगर कोई भी सरकार आएगी, यानी भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार सत्ता में लौटने वाली है, तो क्या उसकी सरकार में भी वो शामिल भागीदार बनेंगी, उस सरकार में भी अपने मंत्री बनवाएंगी, और वो जो है एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन जाएंगी मायावती। ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उनके संकेतों से तो यही लगता है, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने कोई ऐसी अन्य विरोधी दलों की तरह प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की कि हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के बनाए संविधान को मिटाना चाहती है, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पर लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए हटाने का काम करेंगे। ऐसी या हर कीमत पे नहीं करेंगे तो हटाने का काम करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे। हमारी कोशिश ये होगी उत्तर प्रदेश में अगर हम उनका रास्ता रोकने में, वो ये कह सकती थी कि उत्तर प्रदेश में अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सीटों की संख्या बहुत कम कर देंगे तो वो बहुमत के मैजिक नंबर से काफ़ी पीछे रह जाएगी और सत्ता से उसका बाहर हो जाना तय रह जाएगा। इस तरह से हम उसको सत्ता में से बाहर करने का
जो है एक आधार तैयार कर देंगी, ये कह सकती थी, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी बात करने से परहेज नहीं किया। इसका तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी एक अघोषित सहमति हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार बनने वाली जो सरकार है, जिसके कि अभी आसार दिखाई दे रहे हैं, वो जो है उनकी पार्टी शरीक होगी। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो ये आकांक्षा है कि उनकी बिरादरी में हम जो है वो भी पकड़ अपनी मजबूत कर सकें। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी समरसता का बड़ा एक चला रही है, हालांकि उसका समरसता कितना दिखावा है, ये समरसता में केवल इतनी ही बात है कि जो पहले शारीरिक रूप से उत्पीड़न का जो व्यवहार वंचितों के साथ में करती थी तथाकथित उच्च जातियाँ, वो उन्होंने उच्च जातियों की मानसिकता को तैयार करने का काम किया कि नहीं, वो उनके साथ में भी और एक दया भावना से रहने की मानसिकता बनाए, एक सहानुभूति की रहने की के साथ रहने की भावना बनाए। लेकिन बाकी चीज़ें नहीं बदली, बाकी तो चीज़ें तो भारतीय जनता पार्टी की वही हैं कि एक जाति विशेष को पूज्य के रूप में प्रतिष्ठित करना और जो तथाकथित उच्च जातियाँ, वो सारी जो उच्च जातियों को की श्रेष्ठता को अंततोगत्वा पूरे जो बहुजन समाज है उससे मनमाना, और उसमें काफ़ी हद तक वो सफल भी होती जा रही है। वो सत्ता में भागीदारी दे रही हो, लेकिन कहाँ कुलपति कहाँ बनाए जा रहे हैं वंचित वर्गों के हैं, और भारत सरकार के सचिव कहाँ बनाए जा रहे हैं वंचित वर्गों में से, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में न्यायाधीश कहाँ बनाए जा रहे हैं। तो वो जो दोयम दर्जे की स्थिति में थे, लेकिन अब की बार अच्छे व्यवहार के साथ उनको दोयम दर्जे पर रखा जाएगा। सवर्ण वो दलितों को, पिछड़ों को, ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और इसको मायावती ने भी अपनी मान्यता प्रदान कर दी है, इस जंगी समरसता को। और आसार आज की जो मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो उससे यही आसार जाहिर हो रहे हैं कि मायावती जो तीसरी बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसमें मायावती हिस्सेदार होंगी, भागीदार होंगी। बाकी उनका अलग चुनाव लड़ना, चुनाव के पहले गठबंधन न करना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के हित की बात ही है, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार बनवाएगी ताकि वो मुस्लिम वोटों को खींच के और समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का नुकसान कर सकें। ये उनका मायावती का इस रूप में इस्तेमाल करेगी। तो ये भी जो है, जो उन्होंने अभी चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी से भी गठबंधन न करने की जो घोषणा की है, उसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के मुताबिक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।